स्वागत है आपका रैंकाइन एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। मैं हूं प्रशांत पूजन। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है कि एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम जून महीने में शुरू होने वाला है। जून का महीना बिल्कुल शुरू हो गया है, तो 1 हफ्ते 10 दिन ही एग्ज़ाम बचे हुए हैं। जो बच्चे मई में जिनका एग्ज़ाम ख़त्म हो गया वो तो नेक्स्ट एमटीएस या फिर सीजीएल या फिर सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन जिन बच्चों के सन 2022 एमटीएस जो कि सन 2023 में होने वाला है, वह अपनी पूरी जोर शोर से तैयारी कर रहे हैं। तो बच्चों की डिमांड क्या आ रही है कि सर अभी कुछ मत पढ़ाओ, सिर्फ प्रैक्टिस सेट करवाओ कि हमें यह पता चल सके कि जो हम टॉपिक पढ़ चुके हैं, जो हम सब्जेक्ट विषय पढ़ चुके हैं, क्या उस विषय के क्वेश्चन हमसे बन पा रहे हैं कि नहीं बन पा रहे हैं। और दोस्तों, रील्स के माध्यम से भी हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर डे अपलोड करते हैं। तो आइए फटाफट, यह जो सेट है यह वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट सेट है जो कि लास्ट सेट में आया हुआ था विगत वर्षों में, उसको हम लेकर आए हैं। आप लोग को देखना है कि क्या आप लोग इसके सही उत्तर लगा पा रहे हैं कि नहीं लगा पा रहे हैं, ठीक है ना। और जो टॉपिक आपको लगे कि हमें नहीं आया, तो उन टॉपिकों को आप लोग सेलेक्ट करके उसको रिवीजन करिए, ठीक है। तो पहला ही प्रश्न क्या है दोस्तों, ऐसे प्रश्न हमेशा से ही एमटीएस में एक प्रश्न आता है, जैसे किसी पुस्तक का नाम दे दिया, उसके राइटर का नाम पूछ दिया, ठीक है ना, या फिर कोई पुस्तक को पुरस्कार मिला है, या फिर किसी पुस्तक के लिए किसी व्यक्ति को अवार्ड मिला है, या फिर किसी की जीवनी हो गई, आत्मकथा हो गया, नॉवेल हो गया, ठीक है, तो या फिर किसी फेमस पर्सनालिटी की कोई बुक हो गई। तो ये जो 4-5 टॉपिक हैं बुक से संबंधित, आत्मकथा, जीवनी, ऐसे प्रश्नों को एक प्रश्न हमेशा से एमटीएस में आता है। तो पुस्तक द इमॉर्टल्स ऑफ मेलुआ, ठीक है ना, पुस्तक द इमॉर्टल्स ऑफ मेलुआ द्वारा लिखी गई है अरविंद अडिगा, अमीश त्रिपाठी, सलमान रसूदी या रस्किन बांड। दोस्तों, द इमॉर्टल्स ऑफ मेलुआ पुस्तक जो है यह अमीश त्रिपाठी के द्वारा लिखी गई है। यदि आप लोगों ने थोड़ा बहुत भी पुस्तकों के बारे में पढ़ा होगा तो आप लोगों ने जरूर देखा होगा द इमॉर्टल्स ऑफ मेलुआ पुस्तक अमीश त्रिपाठी के द्वारा लिखी गई है, ठीक है। दूसरा प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। आप लोग को मैं बता दूं कि जो हम प्रैक्टिस सेट लेके आते हैं, जैसे कि 2-3 क्वेश्चन, 3 से 4 क्वेश्चन जो करंट अफेयर्स के होते हैं, वह तो करंट अफेयर सन 2022 का रहा होगा, ठीक है, क्योंकि ये विगत वर्षों का प्रैक्टिस सेट है, तो उस समय का करंट अफेयर्स रहा होगा। आज उसकी आपको कोई आवश्यकता नहीं है, तो हम उन प्रश्नों को आज के करंट अफेयर से अपडेट कर देते हैं कि आपका एक भी प्रश्न यदि आप यहाँ पर देखें तो वेस्ट ना हो, उसका भी आपको कुछ फायदा मिल सके। निम्नलिखित में से कौन मिस यूनिवर्स सन 2023 की विजेता रही हैं? ऐसे प्रश्न पूछता है कि मिस यूनिवर्स सन 2023 की विजेता कौन रही हैं? आर बोनी ग्रेबियल या एडलाइन क्रेस्टेलिनो, एंड्रिया मेजा या हरनाच संधू। तो दोस्तों, जो सन 2023 में मिस यूनिवर्स रही हैं वह कौन रही हैं? आर बोनी ग्रेबियल, ठीक है, मिस यूनिवर्स आर बोनी ग्रेबियल, ठीक है। तो यह करंट का प्रश्न रहा है, इसको आप लोग याद कर लीजिए कि आर बोनी ग्रेबियल क्या है? मिस यूनिवर्स रही हैं। यदि आप लोगों ने करंट अफेयर्स पढ़ा होगा तो आर बोनी ग्रेबियल का नाम आप लोगों ने देखा होगा, सुना होगा। निम्नलिखित में से कौन भारत के अंतिम जीवित, यानी कि जो सधीर नर्तक हैं वह भी जीवित हैं, और ऐसे पर्सनालिटी को सन 2022 में पद्म पुरस्कारों में से कौन सा पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया? हमें पहचानने के लिए दोस्तों यहाँ पे क्लू क्या दिया हुआ है कि वह जो नर्तक हैं वह सन 2022 तक जीवित थे, ठीक है ना, और अंतिम सधीर नर्तक थे, और उन्हें सन 2022 में पद्मश्री पुरस्कार मिला। तो जो बच्चे करंट अफेयर्स पढ़ते होंगे या फिर उन्होंने 6 महीने 1 साल का करंट अफेयर्स एसएससी के लिए पढ़ा होगा, उन्होंने जरूर देखा होगा कि मजम्मा जोगती, रुक्मणी देवी अरुंडेल, वैशाली मोहंती या आर मुथुकन्नमाल, ठीक है ना। तो दोस्तों, जो अंतिम जीवित सधीर नर्तक हैं जिन्हें सन 2022 में पद्मश्री पुरस्कार मिला है, उनका नाम क्या है? आर मुथुकन्नमाल, ठीक है ना। आर मुथुकन्नमाल को दोस्तों सन 2022 में पद्मश्री मिला है और यह अंतिम जीवित सधीर नर्तक हैं। तो प्रश्न नंबर तीसरे का आंसर क्या हो जाएगा? चौथा हो जाएगा। यह भी एक तरीके से स्टैटिक का ही प्रश्न था। निम्नलिखित में से कौन सा रेशेदार फसल फाइबर क्रॉप का उदाहरण है?
कॉफी, रबड़, सन या आम। दोस्तों फाइबर, जो फाइबर यानी कि रेशेदार जो फसल होती है, कॉफी तो होती नहीं है, ठीक है ना, रबड़ होता नहीं है, आम भी नहीं होता। दोस्तों सन, हेम्प, इससे आप रस्सी भी बना सकते हैं। यह क्या होती है, रेशेदार एक फसल होती है। फल की बात नहीं कर रहा है यहाँ पर, क्रॉप की बात कर रहा है, ठीक है ना। तो आम देख के आप लोग आम टिक नहीं करेंगे, तो यहाँ पर रेशेदार फसल की बात कर रहा है, तो सन, हेम्प, इससे रस्सी भी बन जाती है। यह एक रेशेदार फसल है। मेहरुन्निसा ने सम्राट जहांगीर से कब शादी की थी? दोस्तों मेहरुन्निसा ने सम्राट जहांगीर से कब शादी की थी? आप लोग को जहांगीर का परिचय पता होगा कि यह मुगल सम्राट अकबर के क्या थे, बेटे थे, और इनका एक और नाम क्या था, सलीम था, ठीक है ना। बाबर, हुमायूं, अकबर, उसके बाद जहांगीर, फिर शाहजहां, फिर औरंगजेब। तो दोस्तों जो सम्राट जहांगीर ने 1611 में, इस समय अकबर की मृत्यु हो चुकी थी, मेहरुन्निसा से 1611 में शादी इन्होंने की थी। अब क्या करें, ऐसे भी प्रश्न आ जाते हैं कि कब किसने शादी की थी, ठीक है ना। यदि क्वेश्चन को टफ बनाना हो तो ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, क्योंकि यह लास्ट, जो सबसे लास्ट सेट हुआ था उनका यह सेट है, जो आप लोग का लास्ट जिनका सेट है उससे कंपेयर करके इसको बनाया गया है। यह दोस्तों आसान प्रश्न है। उस्ताद जाकिर हुसैन, जो बच्चा बिल्कुल बेसिक से अपनी पढ़ाई स्टार्ट करता है वह जाकिर हुसैन को तो पढ़ ही लेता है, ठीक है ना। मुख्य रूप से किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? दोस्तों जाकिर हुसैन का संबंध किससे है? तबला वादक है। आप लोग क्या करेंगे, प्रमुख तबला वादकों या फिर जो वाद्य यंत्र होते हैं उनसे संबंधित व्यक्ति और व्यक्तियों से संबंधित वाद्य यंत्र, और एक श्रेणी और बनती है जहां से प्रश्न पूछता है। वह श्रेणी यह है कि किस वाद्य यंत्र को कौन सा अभी लेटेस्ट में पुरस्कार मिला, या फिर कोई बहुत बड़ा पुरस्कार जैसे कि पद्म पुरस्कार हो गए या भारत रत्न पुरस्कार हो गया, यदि किसी वाद्य यंत्र बजाने वाले व्यक्ति को मिला है या फिर उनकी प्रसिद्धि बहुत बड़ी है और उनको कोई बहुत बड़ा पुरस्कार मिला है, तो उन सब कैटेगरी से एक प्रश्न आता है, तो उसको आप लोग रट लीजिएगा। यहाँ पर तो आसान प्रश्न हो गया, जाकिर हुसैन का संबंध किससे है? तबला से है। तो प्रश्न नंबर 6 का आंसर क्या हो जाएगा? तबला वादक, ठीक है ना। तो दोस्तों जाकिर हुसैन क्या थे? तबला वादक। उत्तर प्रदेश में जमींदारी व्यवस्था, दोस्तों जमींदारी व्यवस्था को यदि आप लोग समझें तो यह एक प्रकार की ऐसी व्यवस्था थी जहां पर यानी कि दो व्यक्तियों द्वारा जो जमीन पे खेती करने वाले व्यक्ति होते थे उनका दोहन होता था। कैसे होता था इसको समझते हैं। जैसे सपोज करिए एक हो गए अंग्रेज, ठीक है ना, और एक हो गए जमींदार, और तीसरे हो गए फार्मर, ठीक है। तो अंग्रेज ने क्या बोला? अंग्रेज ने जमींदार से बोला कि यह जो जमीन है यह तुम्हारी हुई। जमींदार को बोला कि यह जमीन तुम्हारी हुई, अब तुम इस पे किसानों से खेती करवाओ और इनसे टैक्स वसूलो। अंग्रेज ने जमींदार को फिक्स कर दिया कि मैं तुमको 5000 बीघे खेत देता हूँ, इसके बदले तुम मुझे 1 लाख रुपए दोगे, ठीक है ना। तो अब जमींदार का काम क्या है कि इस पूरी जमीन को, 5000 एकड़ जमीन को अलग अलग फार्मर्स के बीच में डिवाइड करना और उनसे टैक्स लेना, ठीक है ना। तो जमींदार 1 लाख ही तो टैक्स नहीं वसूलेगा, यह भी तो कुछ लेगा ना। ये तो किस बात का यह जमींदार रह गया? यह भी 2-4-150 पुलिस वालों को रखेगा अपने पास के जो टैक्स नहीं देगा मारपीट के लाएगा। तो दोस्तों जमींदार क्या करते थे? बहुत ज़्यादा शोषण करते थे और यह किसानों से लगभग 3 लाख रुपए टैक्स वसूलते थे, जो कि सुनने में आता है। यानी कि 3 गुना टैक्स वसूलते थे और 1 लाख अंग्रेजों को दिया, 2 लाख अपने पास रखा। और जो किसान है उनका शोषण 2 तरीके से होता था। एक तो अंग्रेज करते ही थे बहुत ज़्यादा टैक्स लगा के, और जमींदार उससे भी ज़्यादा टैक्स लगा के किसानों से वसूलते थे, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश में जमींदारी व्यवस्था को किस स्वतंत्रता सेनानी ने, फ्रीडम फाइटर ने समाप्त किया था और जिन्हें 1955 में गृह मंत्री के रूप में मनोनीत किया गया था? आपके ऑप्शन है ज्योतिबा फुले, गोपाल कृष्ण गोखले, लाला हरदयाल या गोविंद बल्लभ पंत, ठीक है ना। दोस्तों 1955 में देश के गृह मंत्री बने थे गोविंद बल्लभ पंत, और उत्तर प्रदेश में जो जमींदारी व्यवस्था थी, जो डुअल टैक्सेशन था, ठीक है ना, उसको भी गोविंद बल्लभ पंत ने क्या किया था? डिसमिस किया था, खत्म किया था। और सबसे बड़ा जो एविडेंस है इस प्रश्न को हल करने का, वह तो दोस्तों यही है कि 1955 में गृह मंत्री कौन बने थे? तो गोविंद बल्लभ पंत बने थे, ठीक है।
ज्योतिबा फुले तो बहुत पुरानी क्रांतिकारी महिला हैं। गोपाल कृष्ण गोखले दोस्तों, यह गांधी जी के पहले के स्वतंत्रता सेनानी हैं, ठीक है ना। और लाला हरदयाल भी बहुत पहले के 1915-18 के स्वतंत्रता सेनानी है। तो गोविंद बल्लभ पंत जो है यह 1955 में क्या बने थे, देश के होम मिनिस्टर बने थे। और उत्तर प्रदेश में जमींदारी व्यवस्था को समाप्त करने का श्रेय इनको जाता है। और जमींदारी व्यवस्था क्या होती है उसको हमने डिफाइन किया। निम्नलिखित सभी भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों में से किसके अतिरिक्त अन्य सभी को 23 मार्च 1931 को लाहौर साजिश मामले में फांसी दी गई। दोस्तों यह क्या पूछा है कि यह 4 ऑप्शन है यहाँ पे, और हमसे पूछा है कि जो लाहौर में जो साजिश हुई थी, ठीक है ना, जो बम धमाका लाहौर में हुआ था 23 मार्च 1931 को, लाहौर साजिश मामले में किन किन व्यक्तियों को फांसी हुई थी और किसको नहीं हुई थी। तो इनमें से चूज करना है कि किसको फांसी नहीं हुई थी, वही हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो आपको पता है कि लाहौर बम धमाके में भगत सिंह सबसे लीड कर रहे थे, इनके मित्र सुखदेव और राजगुरु, ठीक है ना। तो इन तीनों को दोषी पाया गया, इन तीनों को दोस्तों फांसी दिया गया। और आपको पता है कि महात्मा गांधी की मृत्यु 1931 में तो नहीं हुई थी, ठीक है ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, महात्मा गांधी। और इनका लाहौर साजिश से कोई भी संबंध महात्मा गांधी का है नहीं। तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड दोस्तों इसके करेक्ट आंसर नहीं होंगे, क्योंकि ये लोग साजिश में थे और इनको फांसी हुई थी, और महात्मा गांधी का इससे कोई संबंध नहीं है। तो प्रश्न नंबर 8वें का आंसर क्या हो जाएगा, महात्मा गांधी। जनसंख्या की वृद्धि दर से क्या तात्पर्य है। दोस्तों यदि मैं जनसंख्या की वृद्धि दर के बारे में बताऊं तो सपोज करिए कि आपके गांव में यदि आज जनसंख्या 2000 है, ठीक है ना, 2000 है, अभी सन 2023 चल रहा है। अब बात करें हम सन 2024 में आ गए, सन 2033 में आ गए, यानी कि 10 वर्षों का हमने यहाँ पर गैप ले लिया। अब आपके गांव की जनसंख्या हो गई 3500। तो हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे, जन्म दर और जीडीपी का अंतर, ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट। दोस्तों जनसंख्या का संबंध, जनसंख्या यदि बढ़ रही है तो उसको काउंट करने के लिए जीडीपी की आवश्यकता नहीं होती कि देश की में गरीबी आ गई तो जनसंख्या घट जाएगी, अमीरी आ गई तो बढ़ जाएगी, वो एक अलग फैक्टर होता है, ठीक है ना। तो जनसंख्या काउंट करने के लिए, जनगणना कराने के लिए जीडीपी का कोई हम प्रयोग नहीं करते। जन्म दर और मृत्यु दर का योग, कि कितने लोग जन्म लिए और कितने लोगों की मृत्यु हुई, यदि हम इसको काउंट कर लें, ठीक है ना, कि कितने लोगों ने जन्म लिया और कितने लोगों की मृत्यु हुई, तो इससे क्या हम जनसंख्या वृद्धि निकाल लेंगे क्या, नहीं निकाल पाएंगे। कैसे, सोचिए कि सपोज करिए कि सन 2023 में किसी गांव में 50 लोग जन्म लिए और 45 लोग मर गए, ठीक है। तो हमने बोल दिया कि हमने दोनों को काउंट किया, क्या बोला, 95 हो गया, ठीक है ना। तो क्या 95 का जो काउंट हमने किया, क्या हम उससे जनसंख्या की वृद्धि बता पाएंगे क्या, नहीं बता पाएंगे, क्योंकि हम यदि 50 में से 45 को सब्ट्रैक्ट करते कि 50 लोगों ने जन्म लिया और 45 लोगों की मृत्यु हुई, तो जो शेष फल 5 आता वह हमारी वृद्धि है, वह हमारी क्या है, वृद्धि। जैसे हम बोलते हैं ना कि मूलधन हमारा 10 है, ब्याज इसमें हमने 2% लगाया, तो एक साल बाद वह 12 हो गया, तो 2 रुपये इसमें वृद्धि होगी। तो उसी तरीके से दोस्तों जनसंख्या में जन्म दर और मृत्यु दर का अंतर हमें निकालना पड़ेगा, ठीक है ना, कि कितने लोगों ने जन्म लिया और कितने लोगों की मृत्यु हुई। जैसे 50 लोगों ने जन्म लिया और 45 लोगों की मृत्यु हुई, हम दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो जो 5 आएगा वह वृद्धि होगी, ठीक है। तो आप लोग जन्म दर और मृत्यु दर का योग सही करके मत आइएगा, इसमें हमें सब्ट्रैक्ट करके इसका आंसर फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो प्रश्न नंबर 9 का आंसर क्या हो जाएगा, जन्म दर और मृत्यु दर को घटाकर हम इसका आंसर निकालेंगे। बेहदीन खलम त्योहार मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है। दोस्तों यह काफी टफ क्वेश्चन है। बेहदीन खलम त्योहार आप लोगों ने सुना नहीं होगा, आई थिंक लूसेंट में भी यह नहीं दिया हुआ है, लेकिन एसएससी में आया हुआ है, ठीक है ना, हो सकता है रिपीट कर दे। बेहदीन खलम त्योहार दोस्तों मेघालय, ठीक है ना, मेघालय राज्य में यह जो त्योहार है उसको सेलिब्रेट करते हैं। यह भी एक स्टैटिक का प्रश्न था। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद, ठीक है ना, सबसे पहले आप संविधान के बारे में सोचेंगे, फिर इसके आर्टिकल्स पे चले आएंगे, फिर आपको धार्मिक मामलों पे फोकस करना है और स्वतंत्रता प्रदान करता है। तो जैसे ही दोस्तों धार्मिक मामले आएंगे आपके दिमाग में आएगा कि धार्मिक मामलों की जो आज़ादी है
वह मौलिक अधिकार में है, ठीक है ना। और पता है आपको मौलिक अधिकार कहाँ से कहाँ तक है। फंडामेंटल जो राइट है भारतीय संविधान में वह आर्टिकल 12 से लेके कहाँ से 35 तक है। और इसको कहाँ से लिया गया है दोस्तों, इसको संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है, ठीक है ना। और इसमें जो आर्टिकल 26 है, जो आर्टिकल इसमें 26 है, यदि मैं बोलूं तो धार्मिक मामलों की जो आज़ादी है वह अनुच्छेद 25 से लेके 28 तक, जो मौलिक अधिकार है, जो फंडामेंटल राइट है, ठीक है ना, उसमें 25 से लेके 28 तक वर्णित है। और जैसा कि आपको पता होगा कि 25 और 28 के बीच में 26 भी आता है, ठीक है ना। तो धार्मिक मामलों की स्वतंत्रता दोस्तों भारतीय संविधान के फंडामेंटल राइट जो है, मौलिक अधिकार है, आर्टिकल 12 से लेकर 35 में, उसमें एक खंड है, एक पार्ट है, 6 में से एक पार्ट है, आर्टिकल 25 से लेकर 28, इसमें धार्मिक मामलों के प्रबंधन की आज़ादी मिली है। धार्मिक मामलों के प्रबंधन का मतलब क्या है कि हम जिस धर्म में चाहें उस धर्म की पूजा कर सकते हैं, ठीक है ना, अपनी मान्यताओं को मान सकते हैं, अपनी मान्यताओं को प्रसारित कर सकते हैं। हमें किसी तरीके का कोई फोर्स नहीं करेगा कि तुम इस धर्म को मानो, उस धर्म को मानो, ठीक है ना, हमारी इच्छा है हम नास्तिक रहेंगे। तो धर्म के मामले में पूरी तरीके से छूट जो है वो आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक में वर्णित है। और आर्टिकल 26 यहाँ पर दिया हुआ है, तो डेफिनेटली उसका आंसर अनुच्छेद 26 ही होगा। देखिए यह भी करंट अफेयर से अपडेटेड क्वेश्चन है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार सन 2023 से किसे सम्मानित किया गया था, ठीक है ना। गीतांजलि श्री दोस्तों थोड़ी पुरानी हो गई हैं। रेत की समाधि के लिए, रेत की समाधि के लिए, रेत की समाधि इनकी क्या है, एक नॉवेल है। किसकी समाधि, रेत की समाधि इनकी नॉवेल है। इसके अंग्रेजी अनुवाद को बुकर पुरस्कार मिला है, ठीक है ना। गीतांजलि श्री की एक नॉवेल है रेत की समाधि, डीजी रॉकवेल ने उसका अंग्रेजी में अनुवाद किया है, उसको क्या मिला है, उसको दोस्तों बुकर पुरस्कार मिला है। लेकिन सन 2023 में जिन्हें बुकर पुरस्कार मिला है उनका नाम है जॉर्जी गोस्पोदिनो, ठीक है ना। तो सन 2023 में जिनको बुकर पुरस्कार मिला है उनका नाम क्या है, जॉर्जी गोस्पोदिनो। और गीतांजलि श्री को इसके पहले मिला था रेत की समाधि के अंग्रेजी अनुवाद जिसको डीजी रॉकवेल ने किया था उसके लिए। तो हो सकता है गीतांजलि श्री से भी प्रश्न आ जाए, लेकिन अभी जो सन 2023 में बुकर पुरस्कार मिला है वह जॉर्जी गोस्पोदिनो को मिला है, ठीक है। तो यह भी नाम आप लोग याद रखेंगे। भारत में सेंट्रल बैंक की स्थापना कब हुई दोस्तों, जो यहाँ पे सेंट्रल बैंक का संबंध है भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई, ठीक है ना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 1935 में दोस्तों इसका प्रावधान रखा गया कि भारत में एक रिजर्व बैंक होना चाहिए। 1937 में फाइनली इसका इम्प्लीमेंटेशन हो गया, यानी कि प्रॉपर तरीके से लागू हो गया। तो आप बोल सकते हैं कि जो आरबीआई है इसकी स्थापना 1935 में हुई और उसी संदर्भ में हम उसको सेंट्रल बैंक यानी कि केंद्रीय बैंक, बैंकों का बैंक भी इसको कहते हैं। 1590 में मथुरा के पास वृंदावन में गोविंद देव मंदिर का निर्माण बलुआ पत्थर से किया गया है। दोस्तों बलुआ पत्थर की जब भी बात आए तो बलुआ पत्थर लाल बलुआ पत्थर ही होता है। यहाँ पर क्या दिया है 1590, हो सकता है कि आपको ना पता हो, आपको ना याद हो, ये चीज़ें आपने ना पढ़ी हो, लेकिन यदि बलुआ मिल गया तो बलुआ पत्थर कैसा होता है, लाल ही होता है। सफ़ेद बलुआ पत्थर, पीले बलुआ पत्थर या काले बलुआ पत्थर बहुत ही कम एविडेंस मिले हैं कि जिससे निर्माण हुआ हो। अधिकतम जो निर्माण हुआ है, ठीक है ना, जो भवनों का निर्माण हुआ है वो लाल बलुआ पत्थर से हुआ है। तो 1590 में मथुरा के पास वृंदावन में गोविंद देव मंदिर का निर्माण जो हुआ है वह लाल बलुआ पत्थर से हुआ है। समीर भारत की लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहता है, लड़ ले। वह किस उम्र में ऐसा कर सकता है दोस्तों, सिंपल सी बात है, 25 की उम्र में। लोकसभा का चुनाव जो होता है, चाहे वो केंद्र में लोकसभा हो चाहे वो राज्य में विधानसभा हो, दोनों के लिए दोस्तों 25 वर्ष चाहिए, ठीक है ना, लोकसभा और राज्यसभा। इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। या फिर आपको यदि पूछ दे विधान परिषद, ठीक है ना, दूसरा क्या हो जाएगा, विधान परिषद या राज्यसभा। यदि राज्य की बात करेंगे तो विधान परिषद, ठीक है ना, और यदि इसको केंद्र की तरफ से लेंगे तो इसको राज्यसभा बोलते हैं। और राज्यसभा के जो सभापति होते हैं वो उपराष्ट्रपति होते हैं। इनमें दोस्तों उम्र चाहिए 30 वर्ष,
और भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए यदि किसी को भारत का प्रेसिडेंट बनना है तो उसको एटलीस्ट 35 वर्ष उम्र पार कर लेना चाहिए। माननीय द्रौपदी मुर्मू अभी क्या है, भारत की राष्ट्रपति हैं, ठीक है ना। तो ये आसान सा प्रश्न था। समीर भारत का लोकसभा चुनाव लड़ना चाहता है, वह कितने उम्र का होना चाहिए? 25 उम्र का होना चाहिए। भारत की जलवायु को निम्नलिखित में से किस प्रकार वर्णित किया जाता है? भूमध्य सागरीय, ध्रुवीय, शीतोष्ण या मानसून। दोस्तों जब भी जलवायु आता है तो हम क्या बोलते हैं? मानसून आने वाला है, ठीक है ना। तो जलवायु जो होता है, जलवायु का मतलब कि कब बारिश होगी, कब बारिश नहीं होगी। जो इस शब्द को डिफाइन करने के लिए, जलवायु शब्द को डिफाइन करने के लिए भारत में मानसून का प्रयोग करते हैं। यह आसान सा दोस्तों भूगोल का प्रश्न था। तो प्रश्न नंबर 16वें का आंसर क्या हो जाएगा? मानसून। प्रश्न नंबर 17वें पे आते हैं, जिसमें अम्ल एवं क्षार की अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप लवण तथा जल बनते हैं, उसे क्या कहा जाता है? दोस्तों जब एसिड और बेस मिलके, जब एसिड और बेस आपस में मिलते हैं और वो साल्ट और वाटर में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो उस प्रकार के रिजेक्शन को क्या बोलते हैं दोस्तों? उदासीनीकरण अभिक्रिया बोलते हैं, ठीक है ना। आप लोगों ने काफ़ी 9th या फिर 10th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा, संयोजन अभिक्रिया हो गया जब दो अभिक्रियाएं आपस में, जैसे सपोज करिए A+B आपस में AB हो गया, ठीक है ना। या फिर मैं इसको C+O2 कर दूं तो यह कन्वर्ट होकर CO2 हो जाएगा। विस्थापन अभिक्रिया का मतलब क्या है कि अभिकारक से जब उत्पाद की तरफ हम जाते हैं तो अभिकारक का जो अपघटक होता है वह रिप्लेस हो जाता है, यानी कि विस्थापित हो जाता है, ठीक है ना। अपघटन का मतलब होता है कि जैसे हम A B हैं, हमने इसको ब्रेक किया तो A+B हो गया। तो इन सब अभिक्रियाओं के बारे में भी आप लोग को पता होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे उदासीनीकरण अभिक्रिया की दोस्तों बात कर रहा है, जैसे कि H+Cl, ठीक है ना, एसिड और अम्ल हो गया तो ये HCl में कन्वर्ट हो गया। इस तरीके की अभिक्रिया को उदासीनी अभिक्रिया कहते हैं, जिसमें अम्ल और क्षार मिलकर उदासीन और लवण बना लेते हैं, ठीक है ना, वाटर और लवण बना लेते हैं। तो प्रश्न नंबर 17वें का आंसर क्या हो जाएगा? उदासीनीकरण अभिक्रिया हो जाएगा। सन 2020 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों जो कि सन 2021 में आयोजित हुए थे, में किस देश ने सबसे अधिक पदक जीते? दोस्तों यहाँ पर दो प्रश्न बन सकते हैं, आप लोगों को ध्यान देना है कि सन 2020 में जो टोक्यो में ओलंपिक खेल हुए थे, ठीक है ना, सन 2020 का प्रस्तावित था, लेकिन कोरोना महामारी की वजह से वह सन 2021 में हुआ। तो आप लोग को यहाँ पर तीन बातें ध्यान में रखनी है कि जो ओलंपिक खेल हुआ था, ठीक है ना, ओलंपिक खेल दोस्तों दो प्रकार के होते हैं। एक पैरा ओलंपिक होता है जिसमें दुनिया भर के जो दिव्यांग खिलाड़ी होते हैं, ठीक है ना, जो दिव्यांग खिलाड़ी होते हैं दुनिया भर के, वो उसमें हिस्सा लेते हैं। तो उस पैरा ओलंपिक खेलों में दोस्तों चीन ने सर्वाधिक पदक जीते थे, ठीक है ना। पैरा ओलंपिक में, ठीक है, चीन ने सर्वाधिक पदक जीते थे। यहां पर बात आई ए की। इसके बाद दोस्तों जो प्रॉपर ओलंपिक हुआ था, इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए ने सर्वाधिक पदक जीते थे दोस्तों। इसके बाद यदि भारत की बात करें तो भारत में आप लोग गोल्ड, जैसे कि नीरज चोपड़ा हो गए, ठीक है ना, इसी तरीके से सिल्वर और कांस्य किसने जीता, कौन से खेल में जीता, ठीक है। तो सारे भारत का, और विश्व की यदि हम बात करें तो पैरा ओलंपिक में सर्वाधिक पदक चीन ने जीते, और दोस्तों प्रॉपर ओलंपिक जो होता है उसमें यूएसए ने जीते। तो इसका आंसर आसान है, संयुक्त राज्य अमेरिका ने सर्वाधिक पदक जीते। लेकिन दोस्तों यदि आपसे पैरा ओलंपिक पूछ दे तो आपको चीन का नाम याद रखना है। सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य का लिंगानुपात सर्वाधिक है? दोस्तों लिंगानुपात का मतलब क्या होता है? सेक्स रेशियो होता है, और यह उस संदर्भ में इस शब्द का प्रयोग करते हैं कि पुरुषों के रेशियो में महिलाओं की संख्या कितनी है, ठीक है ना। जैसे मैं बोलूं कि 1000 पुरुष हैं तो महिलाओं की संख्या कितनी है? यदि महिलाओं की संख्या 900 है, ठीक है, ऐसे सपोज करिए कि मैं बोलूं कि हरियाणा में पुरुषों के मुकाबले महिलाओं की संख्या 1000 पुरुष के कंपेयर में महिलाओं की संख्या 927 है, मैं सिर्फ सपोज कर रहा हूं, ठीक है ना। और मैं यदि बोलूं कि केरला में 1000 पुरुषों पर 1037 महिलाएं हैं, तो मैं क्या बोलूंगा कि लिंगानुपात, जो लिंग का रेशियो है वह हरियाणा का कम है और केरला का ज़्यादा है, ठीक है ना।
तो हमसे यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि जो सेक्स रेशियो है वह निम्न में से, जो 4 ऑप्शन आपके सामने दिख रहे हैं उनमें से कौन सा सही होगा? दोस्तों केरल होगा, ठीक है ना। केरल में महिलाओं की संख्या पुरुषों की संख्या से अधिक है। श्याम बेरी बेरी से पीड़ित है, ऐसा इसलिए है क्योंकि उसके शरीर में किस बात की कमी है? दोस्तों विटामिन बी। खट्टे फल खाने से बेरी बेरी रोग नहीं होगा, अरे सॉरी, ठीक है ना। जो दाल हो गए, चने हो गए, उस तरीके का आप खाइए। विटामिन सी जो होता है खट्टा होता है। तो यहाँ पर बेरी बेरी जो रोग होता है वो दोस्तों विटामिन बी से बेरी बेरी रोग नहीं होगा। तो प्रश्न नंबर 20 का आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन बी। निम्नलिखित में से कौन पहला मौर्य शासक था जिसने शिलालेखों के माध्यम से लोगों तक अपना संदेश फैलाने का प्रयास किया? दोस्तों मौर्य काल आपको प्रॉपर तरीके से पढ़ना है। घनानंद को हराकर चंद्रगुप्त मौर्य ने आचार्य चाणक्य की सहायता से मगध का शासन क्या किया? कैप्चर किया। फिर चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उसका बेटा बिंदुसार और उसका बेटा बिंदुसार का बेटा अशोक दोस्तों चक्रवर्ती शासक बना मौर्य साम्राज्य का। और अशोक के बारे में ऐसा बोलते हैं कि अशोक ने अपनी उपलब्धियों को या फिर अपनी बातों को जन समाज तक पहुंचाने के लिए शिलालेखों का प्रयोग किया। शिलालेखों का प्रयोग का मतलब कि अपने राज्य में बड़े बड़े शिलाओं पर अपनी बातों को लिखवाया, ठीक है ना। तो मौर्य समाज में, मौर्य साम्राज्य में ऐसा करने वाला अशोक पहला शासक था, ठीक है ना। इससे पहले चंद्रगुप्त या इसके पिता बिंदुसार ने ऐसा कुछ नहीं किया था। तो प्रश्न नंबर 21 का आंसर क्या हो जाएगा? अशोक, सम्राट अशोक। महानदी बेसिन का विस्तार भारत के किस राज्य में नहीं है? दोस्तों महानदी बेसिन का विस्तार उत्तर प्रदेश में नहीं है, ठीक है। बेसिन मतलब कि इसका फैलाव। एथलीट फूट के कारण होने वाली बीमारी है जीवाणु, विषाणु, कवक या अनुवांशिकी विकार? दोस्तों जो एथलीट फूट के कारण बीमारी होती है वह कवक बीमारी होती है। यह जीव विज्ञान का एक आसान सा प्रश्न था। एथलीट फूट के कारण होने वाली बीमारी कवक बीमारी होती है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निर्मला सीतारमण दोस्तों जो देश की फाइनेंस मिनिस्टर हैं, नवंबर सन 2021 में किन लोगों के लिए तेजस्विनी योजना शुरू की? जम्मू कश्मीर में बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं। अभी दोस्तों हाल में जम्मू कश्मीर में G20 की बैठक भी हुई जिसकी अध्यक्षता भारत कर रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो सन 2021 में तेजस्विनी योजना जो देश के फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने जम्मू कश्मीर में लागू की थी। महासरल प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय नृत्य शैली राजस्थान से संबंधित है? दोस्तों कथक की बात करें तो कथक कहाँ संबंधित है? उत्तर प्रदेश से, ठीक है ना। यहाँ का शास्त्रीय नृत्य। उड़ीसी की बात करें तो उड़ीसा से संबंधित है। भारतनाट्यम की बात करें तो तमिलनाडु से। और दोस्तों कालबेलिया जो है वह राजस्थान से संबंधित है, जो आपका प्रश्न भी यहाँ पर है। बात समझ में आई? तो निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय नृत्य शैली राजस्थान से संबंधित है? तो करेक्ट आंसर दोस्तों कालबेलिया हो जाएगा। और कालबेलिया जो नृत्य है वह एक जनजाति होती है जो सांपों को पकड़ते हैं, ठीक है ना। वह विशेष रूप से इस नृत्य को करते हैं। तो प्रश्न नंबर 25वें का आंसर क्या हो जाएगा? कालबेलिया हो जाएगा। आशा करते हैं दोस्तों कि आपके बहुत सारे प्रश्न सही होंगे। यह थोड़ा हार्ड पेपर था, ठीक है ना। जो SSC लिख के देता है जिसमें उन्होंने हार्ड पेपर लिख के दिया था। तो आप लोग ऐसे प्रश्नों की भी प्रैक्टिस करिए, क्या पता है आपके सेट में ऐसे ही प्रश्न आ जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।